हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ जुड़ रहे हैं। दोस्त, सेशन स्टार्ट करने से पहले 1 या 2 मिनट का समय हम लेंगे। इसमें आपको बता देते हैं कि मेरे चैनल पर एलपी सीबीटी 2 का अगर बात करिएगा, सीबीटी 2 का, इसमें 2 पोर्शन आता है, जिसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और एक ट्रेड का सेशन आ रहा है। तो आज भी ट्रेड का ही सेशन है। इसमें आपको पता है कि हम ट्रेड में 2 सेशन चलाते, एक फिटर का चला रहे हैं और एक हम इलेक्ट्रीशियन का चला रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन का अगर बात करिएगा तो इलेक्ट्रीशियन में आपको 4 चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है और आज जो चैप्टर आया है वो आज 5वां चैप्टर आया है। ठीक है, इसका अगर बात करिएगा तो बेसिक साइंस में आपको एक बेसिक साइंस का लेक्चर चलता है और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी चलता है। इंजीनियर बात करेगा ट्रेड का, तो आज ट्रेड जो लिए हैं, आपको पता है कि इस ट्रेड में आपको मैग्नेट चैप्टर आज हम उठाए हैं। और मैग्नेट का अगर बात करिएगा तो मैग्नेट पार्ट ए में भी पूछा जाता है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। क्या है कि देखिएगा सिलेबस में मैग्नेट नहीं है, लेकिन कुछ मैग्नेट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वहाँ से बनाया जाता है क्वेश्चन। तो सबसे अगर महत्वपूर्ण बात करिएगा तो महत्वपूर्ण चैप्टर जो उठाए हैं वो मैग्नेट है, जो आपको पार्ट ए और पार्ट बी में भी काम करेगा। तो इसको बहुत कंसेप्ट से पढ़िएगा। अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और इसमें आपको टोटल क्वेश्चन 60 देखने को मिलेगा। आज का प्रश्न जो देखिएगा वो प्रीवियस का ही प्रश्न लाए हैं और प्रीवियस के साथ जो भी प्रश्न बना है उसी को एनालिसिस और इसको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल, 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल क्या होता है? तो 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल जो होता है उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका हम एक्सप्लेन आपको कर देते हैं, समझिएगा। जैसे ये बताइए कि अगर जैसे दो चुंबक लेते हैं, एक चुंबक ए लेते हैं और एक चुंबक ये है, इसका प्रबलता मानते हैं m1 है और इसकी प्रबलता m2 है और ये है जो बीच की दूरी कितना है तो r है, या कैपिटल R भी ले सकते हैं। तो इसके बीच लगने वाले बल अगर बात करेगा तो बल जो लगेगा वो 2 चुंबक के प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और इसका जो बीच की दूरी होता है, जो बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताएं कि 2 मैग्नेट लीजिएगा, एक m1 प्रबलता वाले और दूसरा m2 प्रबलता वाले। अब ये बताइए कि दोनों प्रबलता के बीच की दूरी क्या दिए हैं, तो बीच की दूरी r हुआ है। तो इसके बीच लगने वाले बल है जो दोनों प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही सवाल पूछा गया है कि 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल क्या होता है? तो कार्यरत बल जो होगा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका पूरा एक्सप्लेन अगर देखिएगा तो इसका पूरा फॉर्मूला जो बनता है वो F बराबर बनता है म्यू नोट बटा 4 पाई m1 m2 बटा r²। ये सारा फॉर्मूला हो गया जी, इसका पूरा हो गया किसका? तो चुंबकीय बल का। अगर इसी में म्यू नोट का अगर बात करिएगा तो म्यू नोट का वैल्यू भी याद रखेगा, कभी कभी म्यू नोट का वैल्यू भी पूछ देता है। तो म्यू नोट का अगर वैल्यू का अगर बात करिएगा तो म्यू नोट का जो वैल्यू होता है वो 4 पाई गुने 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर होता है, हेनरी पर मीटर होता है। तो ये भी याद रखेगा कि म्यू नोट का वैल्यू 4 पाई गुने 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर होता है। F बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई m1 m2 बटा r²। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकीय कोर का फ्लक्स घनत्व क्या होता है? तो चुंबकीय कोर का फ्लक्स घनत्व का अगर बात करेगा तो फ्लक्स घनत्व होता है जो φ/a होता है, φ/a होता है। अगर फाई का बात करेगा तो फाई क्या है? तो फाई एक वेबर है, फाई वेबर है और ए हो गया क्षेत्रफल हो गया। अगर वेबर का अगर बात करेगा तो वेबर हम बताते हैं कि जैसे ए मैग्नेट हुआ और मैग्नेट में ये हुआ नॉर्थ पोल और ये हुआ साउथ पोल। नॉर्थ पोल से बल रेखाएं निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं, और साउथ पोल पर समाप्त होता है। इसी तरीका से नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पर समाप्त होगा, इसी से नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पर समाप्त होगा। तो ये चुंबकीय बल जो ग्रुप हुआ, समूह हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? तो वेबर होता है। फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? तो वेबर होता है। तो क्या हो गया? फाई है जो फ्लक्स है, इसको हम कह सकते हैं क्या है? तो फाई है जो फ्लक्स है और फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? तो वेबर होता है। फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? तो वेबर होता है। तो फ्लक्स घनत्व अगर पूछेगा तो फ्लक्स घनत्व φ/a हो गया, ये फ्लक्स हो गया और ये क्षेत्रफल हो गया। फ्लक्स का अगर SI मात्रक पूछेगा तो SI मात्रक इसका वेबर होता है, फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। और CGS मात्रक अगर पूछ दिया तो CGS मात्रक मैक्सवेल होता है।
सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि चुंबकीय जो फ्लक्स घनत्व का जो फॉर्मूला होता है फाई बाई ए होता है, और फाई का एसआई मात्रक क्या होता है तो वेबर, और सीजीएस मात्रक क्या होता है तो मैक्सवेल होता है। कभी कभी यहाँ से वैल्यू भी पूछ देता है कि बताइए कि 1 वेबर बराबर कितना होता है, 1 वेबर बराबर कितना होता है तो 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है, 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो इससे भी प्रश्न बनता है, इसलिए देखिए एक चैप्टर जो मैग्नेट है, जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे वो समझते होंगे कि कौन कौन सा फिजिक्स में है जो चैप्टर है जो पेपर ज़्यादा बनता है उसे, ये बहुत अच्छे से आपको जानकारी भी होगा। मैग्नेट हो गया, और मैग्नेट एक स्पेशल यहाँ सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन मैग्नेट किसके रिलेटेड पूछता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी हुआ उसके माध्यम से पूछ लिया जाता है। जिस माध्यम से आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से 2 को बनता है, एक ट्रांसफार्मर भी बन जाता है और एक मैग्नेट से भी क्वेश्चन बन जाता है, मैग्नेट से भी बन जाता है। तो इसी तरीका से आपको हम कम क्वेश्चन करवाएंगे, 30 से करवाएंगे कि इसका ऑप्शन जो भी देगा और जिससे इसको फैक्ट बनेगा उसको हम फैक्ट बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थ क्या कहलाता है। तो चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में बोला गया है, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं तो जो अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होता है उसको हम डाई चुंबक कहते हैं। डाई चुंबक या डाई मैग्नेटिक कहलाता है, समझिएगा। जैसे चुंबक अगर पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ का अगर बात करेगा तो 3 प्रकार का होता है, एक होता है डाई मैग्नेटिक, एक होता है डाई मैग्नेटिक, याद रखिएगा, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है फेरोमैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक। राइटिंग नहीं समझ में आएगा, लिखने में दिक्कत होता है, लेकिन हम रिपीट कर देते हैं। डाई मैग्नेटिक हो गया, इसी को हम पैरामैग्नेटिक भी कहते हैं दूसरा को, और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक का हिंदी का अगर बात करिएगा तो ये हो गया प्रतिचुंबक, प्रतिचुंबक। इसको हम बोलते हैं क्या सा तो अनुचुंबक, अनुचुंबक। और इसको क्या बोलते हैं तो इसको हम लौह चुंबक बोलते हैं। तो आप समझिएगा, जैसे डाई मैग्नेटिक होता है जो प्रतिकर्षित का गुण रखता है, डाई मैग्नेटिक होता है जो एक दूसरे से प्रतिकर्षित का गुण रखता है। अनुचुंबक बोलेगा तो अनुचुंबक है जो कुछ अल्प मात्रा में आकर्षित का गुण रखता है, और फेरोमैग्नेटिक होता है जो प्रबल आकर्षित गुण रखता है। सिंपल समझिएगा, जो प्रतिकर्षित गुण जो सटाएं और क्या होता है ऑपोजिट या विपरीत दिशा में हट जाए तो उसको हम प्रतिकर्षित गुण करते हैं। तो प्रतिकर्षित गुण में कौन चल जाएगा तो प्रतिचुंबक चल जाएगा। अनुचुंबक होता है जो कुछ मात्रा मतलब अल्प मात्रा में आकर्षित होता है, और फेरोमैग्नेटिक अगर बात करिएगा तो फेरोमैग्नेटिक है जो प्रबल मात्रा में आकर्षित करता है। इसका एग्जाम्पल बात करिएगा तो इसमें जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, निकेल हो गया। उसी तरीका से पैरामैग्नेटिक की अगर बात करिएगा तो जैसे पैरामैग्नेटिक में अगर बात करिएगा तो जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिसमें लास्ट में मान लगा हो पैरामैग्नेटिक हो गया। इसमें बात करिएगा तो इसमें हो गया तांबा, तो आपसे पूछा गया कि बताइए प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थ कौन सा है तो डाई मैग्नेटिक है। कौन सा होगा डाई मैग्नेटिक, जिसको हम प्रतिचुंबक कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय रेखाओं की दिशा जो होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है। समझिएगा, जैसे कि मैग्नेट ले लिए तो ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल। तो ये बताइए बाहर की ओर जाता है जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, और अंदर जाता है साउथ से नॉर्थ। तो ये पूछता है कि चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय रेखाएं की दिशा क्या होती है तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह बनाने के लिए उपयुक्त होती है। बोलता है कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है उसको क्या बनाने के लिए उपयोग करते हैं तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब यहाँ समझिएगा, जैसे चुंबक 2 प्रकार का होता है। अगर चुंबक का बात करेगा तो चुंबक 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो अस्थायी चुंबक होता है और एक होता है जो अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक होता है। अब अस्थायी चुंबक होता है जो मतलब फिक्स हो गया। जो भी अस्थायी चुंबक होता है जैसे ये स्टील का बना होता है, स्टील का, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह में पीछे देखिएगा तो गोल गोल जो रहता है वो अस्थायी चुंबक है, उसमें फिक्स है, जो भी दिया हुआ है वो फिक्स हो गया। लेकिन अस्थायी चुंबक अगर बात करेगा तो अस्थायी जैसे चुंबक हो गया, जैसे विद्युत देते हैं, किसी भी कॉइल से किसी भी तार से अगर विद्युत गुजारिएगा तो चारों ओर क्या होता है तो चुंबक क्रिएट हो जाता है, मैग्नेट क्रिएट हो जाता है। तो इसको हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। जब तक उसमें विद्युत रहेगा तो मैग्नेट रहेगा या मैग्नेट का गुण रहेगा, और जैसे विद्युत हटा दीजिएगा तो मैग्नेट का गुण समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो वही बोला है कि अगर जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है तो वह बनाने के लिए उपयुक्त होती है, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए
कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो जस्ट आपको हम बताए थे कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछेगा तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछेगा तो वेबर होता है। और अगर चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक पूछेगा कि बताइए सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक हो जाता है मैक्सवेल। क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। और ये भी हम बताएं कि एक वेबर का अगर बात करिएगा तो एक वेबर होता है तो 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। एक वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें अगर बात करिएगा चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र का अगर एसआई मात्रक की बात करेगा तो क्या होता है, टेस्ला होता है। और अगर सीजीएस मात्रक की बात करेगा तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो गॉस होता है। सीजीएस मात्रक गॉस होता है। और ये भी याद रखिएगा कि एक टेस्ला का अगर बात करेगा तो एक टेस्ला जो होता है वो 10 की पावर 4 गॉस होता है। 10 के पावर 4 गॉस होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो चुंबकत्व के लिए शील्डिंग और स्क्रीनिंग करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो मृदु इस्पात कहते हैं। मृदु इस्पात कहते हैं। चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तो मृदु इस्पात बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये बताइए कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करिएगा, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहा का उपयोग हम करते हैं। विद्युत चुंबक के बनाने के लिए लोहा का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर लोहा नहीं देता तो आप कोबाल्ट और निकल भी ले सकते हैं, लेकिन कोबाल्ट और निकल से ज्यादा यूज होता है जो विद्युत चुंबक किसको होता है, तो लोहा का होता है, क्योंकि लौह पदार्थ में ही आता है तीनों। लेकिन सबसे अगर ऑप्शन दे और चुनना रहेगा तो लोहा पहले स्थान पर मानिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्त बता देते हैं कि कुछ कैंडिडेट का कहना था कि जो ट्रेड का आप लेक्चर ले रहे हैं वो ट्रेड को रेगुलर सेशन इस पर देखिए। तो देखिए इसको रेगुलर देने से कोई फायदा नहीं है। आपको बता देते हैं, जैसे ये बताइए ट्रेड में आपको 75 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको 35% लाना है, मतलब 27 नंबर अप्रोक्स नंबर लाना है। आप टारगेट करिएगा 35, तो इतना आपको प्रैक्टिस करके, कुछ कंसेप्ट होगा तो प्रैक्टिस करके ही आ जाएगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रीशियन जो एक ऐसा ट्रेड होता है जो साइंस से जुड़ा हुआ है, खास करके फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा लेक्चर पर डे लाना उचित नहीं है। हाँ, हम पार्ट ए पर आपको पर डे लेक्चर हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे पेपर का जैसे डेट आता है या रिजल्ट आता है तो आपको पता है कि दिन भर में हम 1 से 2 लेक्चर आपको हम इसको देंगे और 1 लेक्चर बीच करके आपको हम ट्रेड को देना शुरू कर देंगे। तो पेपर में भी अभी टाइम है, इसलिए आपको पर डे 2 लेक्चर मिलेगा। अगर जिस दिन ट्रेड बीट करेगा उस दिन आपको पार्ट ए का 2 लेक्चर मेरा जाएगा। इसी तरीके से फीडर का भी सेशन आ रहा है, तो फीडर का भी जो भी ट्रेड कैंडिडेट हैं वो फीडर का भी सेशन लेते रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा पदार्थ होता है। तो जस्ट आपको हम बताएं कि चुंबक 2 प्रकार का होता है, एक अस्थायी चुंबक होता है और एक अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम इस्पात का उपयोग करते हैं और इस्पात को ही हम क्या बोलते हैं, तो स्टील बोलते हैं। तो सा से याद रखिएगा, सा से अस्थायी और स्टील। अस्थायी स्टील होता है, ठीक है। उसी तरीके से अस्थायी होता है जो विद्युत चुंबकीय होता है। विद्युत हटा दीजिएगा तो चुंबक के गुण रहेगा और विद्युत हटा लीजिएगा तो चुंबक का गुण नहीं रहेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थायी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। बोला है कि कौन सी ऐसा धातु है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो चुंबक के द्वारा आकर्षित कौन सा नहीं होगा, तो एल्युमिनियम है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। हम ये भी बताए थे कि चुंबकीय पदार्थ में हम बताए थे कि चुंबकीय पदार्थ का गुण का करके बात करेगा तो एक कौन सा होता है, तो एक डाईमैग्नेटिक होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। और डाईमैग्नेटिक का बात करेगा तो प्रति चुंबक होता है, प्रति चुंबक होता है। ये बताइए कि इसका डाईमैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक का बात करेगा तो इसको हम अणु चुंबक कहते हैं, अणु चुंबक कहते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको लौह चुंबक कहते हैं। राइटिंग समझ में नहीं आएगा, लिखने में दिक्कत होता है तो समझिएगा, बस रिपीट कर देते हैं। प्रति चुंबक हो गया, ये अणु चुंबक हो गया और ये लौह चुंबक हो गया। अब लौह चुंबक में ही एग्जाम्पल आता है कौन कौन, तो आयरन Fe हो गया, फिर निकल हो गया और कोबाल्ट हो गया, ठीक है। फिर अणु चुंबक में बताया था कि याद रखेगा जिसका लास्ट में मन लगा हो तो एल्युमिनियम भी आ जाता है जो अणु चुंबक में आता है। और प्रतिकर्षित का गुण कौन रखता है, जो कौन, तो डाईमैग्नेटिक प्रतिकर्षित का गुण रखता है। और इसमें यह कि याद रखिएगा कॉपर होता है जो प्रतिकर्षित का गुण रखता है। इसका एक्सप्लेन और आगे हम क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है
कि स्टील की चुंबकत्व करने की कठिन क्यों होती है। बोला है कि स्टील को चुंबकित करने कठिन है क्योंकि उसकी क्या होती है, तो स्टील को चुंबकित करने का कठिन होता है जो अधिक घनत्व के कारण भी, अधिक धारण क्षमता के कारण भी और प्रारंभिक न्यूनतम चुंबकशीलता के कारण भी। हम बताए थे कि किसमें जाएगा, तो अणु चुंबक में जाएगा और अणु चुंबक में अल्प मात्रा में होता है, इसलिए बोला है कि प्रारंभिक न्यूनतम चुंबकशीलता के कारण भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि गलत कथन का चुनिए। तो गलत कथन चुनने से पहले आप सही जो कथन दिया उसको निकालने की कोशिश करिए। बोला गया है कि समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये सही दिया है कि समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समझिएगा, जैसे ये बताइए कि ये जैसे मैग्नेट हम लिए तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, और अगर हम दूसरा मैग्नेट भी लेते हैं और दूसरा मैग्नेट को भी हम यहाँ नॉर्थ पोल बना देते हैं, इसको हम साउथ पोल बना देते हैं, तो देखिए ये दोनों हो गया जो सेम हो गया, तो समान पोल में क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, एक दूसरे को दूर भेजेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सही दिया गया है, बी नंबर सही है। अगले देखिएगा, बोला है चुंबकीय पोल सदैव समान समर्थ के होते हैं। तो चुंबकीय पोल है सदैव समान समर्थ का होता है। जैसे ये बताइए नॉर्थ पोल हो गया और इस नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो ये दोनों समान होते हैं, तो ये भी सही है। फिर अगला दिया है, ए में दिया है कि एक चुंबक पोल रह सकता है। ये बताइए, हम बोले थे कि कभी भी कोई भी मैग्नेट लीजिएगा तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर इसको से बीच में काट भी दीजिएगा तो काटला के बाद ये साउथ पोल क्रिएट ले लेगा, ये नॉर्थ पोल ले लेगा। तो मैग्नेट को सिंगल पोल अस्तित्व में नहीं रहता है, कभी भी मैग्नेट सिंगल पोल बना ही नहीं सकता है, जैसी काटेगा जैसी फिर वो नया जनरेट कर लेता है। तो यहाँ बोला गया है, जो गलत बोला गया है कि एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं, नहीं, जब भी रहेगा तो दो पोल रहेगा, एक नॉर्थ पोल रहेगा, एक साउथ पोल रहेगा, तो यही है जो गलत दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबक वाहक बल एमएमएफ का इकाई क्या होता है। तो चुंबक वाहक बल जिस तरीका से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वोल्ट होता है, उसी तरीका से चुंबक वाहक बल का होता है एम्पियर टर्न होता है, जिसको एम से टी से एम्पियर टर्न होता है, एम्पियर टर्न होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसी को हम क्यूरी ताप कहते हैं। इसका हम एक्सप्लेन करते हैं, समझिएगा। हम बोले कि चुंबक के पदार्थ तीन प्रकार का होता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक होता है, डाईमैग्नेटिक होता है, समझिएगा, ये डाईमैग्नेटिक हो गया। दूसरा बात करेगा तो दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, और तीसरा बात करेगा तो तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। हिंदी हम आपको बता देते हैं, तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। इसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबक, लिख लीजिएगा, लिखाता नहीं है, प्रतिचुंबक। इसको हम बोलते हैं अनुचुंबक, और इसको हम बोलते हैं लौह चुंबक, इसको हम बोलते हैं लौह चुंबक। अब ये बताइए कि अगर हम फेरोमैग्नेटिक को, जैसे हम निकल ले लिए, कौन सा, या लौह ले लिए, लोहा ले लिए, आयरन हम ले लेते हैं, तो ये बताइए अगर हम आयरन लेते हैं तो इसमें एग्जांपल हम बताए थे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट होता है। अब आयरन को पूरी तरह से गर्म करिएगा क्यूरी ताप पर 973 डिग्री केल्विन पर, 973 केल्विन पर इसको गर्म करिएगा तो ये किसका रूप ले लेगा, तो इसका रूप ले लेता है अनुचुंबक का रूप ले लेता है। तो वही प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए लौह चुंबकीय पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित अगर करना है तो हमको किस ताप पर गर्म करना होगा, तो क्यूरी ताप पर गर्म करना होगा। तो लौह चुंबकीय में तीन को आता है, एक एफी आता है, एक निकेल आता है, और एक आता है एफी हो गया, निकेल हो गया, और एक आता है कोबाल्ट। अब ये तीनों का अगर क्यूरी ताप पर गर्म करिएगा तो तीनों के क्यूरी ताप पर गर्म करिएगा तो जस्ट आपको अनुचुंबकीय में बदल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, गलत कथन का चयन करना है। बोला धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। अगले देखिएगा, घरेलू वायरिंग में हरे रंग की तार का अर्थ प्रयोग करते हैं। हम ये भी बताए थे कि जो अर्थिंग के लिए ग्रीन कलर का उपयोग करते हैं, तो सही है। बोला है कि विद्युत व्यय की मात्रा को व्यक्त करने के लिए समान मात्रा किलोवाट घंटा होता है, तो विद्युत ऊर्जा का जो खर्च होता है वो किलोवाट आवर में हम ज्ञात करते हैं, तो ये भी सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है जो गलत दिया गया है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का दिशा जो ज्ञात करते हैं वो दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात करते हैं। कौन सा नियम से, तो दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो गलत दिया गया है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की उच्चतम आवृत्ति किसका होती है। जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण का अगर बात करेगा कि अधिकतम आवृत्ति किसका होता है, तो अधिकतम आवृत्ति जो होता है वो किसका होता है, तो गामा किरणें का होता है। ट्रिक हम बता देते हैं, जिसे याद रखिएगा, गाये पद्री असुरेदी, गाये पद्री असुरेदी। अब इस तरफ आइएगा तो इस तरफ जो आवृत्ति बढ़ता है, आवृत्ति
बढ़ता है, और इस तरफ जाइएगा तो इस तरफ तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। अब ये बताइए कि गामा का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, इसलिए गामा किरणें की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है, यह कथन किसका है? बोला है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बात कर रहा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो फॉर्मूला हम बताए -N/d∅dt बताए थे, फाई है जो क्या है, फ्लक्स है, माइनस है। तो ये बताइए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है, और ये बात कौन बोला था? तो लेंज के नियम में कहा गया था। सिंपल हम समझाते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो -N/d∅dt होता है। ये माइनस है जो इसका वैल्यू का बात ना करता, माइनस इस बात का विरोध करता है कि जिससे वह उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है। सिंपल एग्जांपल आपको बताते हैं कि जैसे आपको पिताजी हैं, तो पिताजी का अगर विरोध करिएगा तो पिताजी से ही आप जिसे आए हैं, और उन्हीं का विरोध करिएगा तो आपको घटना तय है, ठीक है। उसी एग्जाम्पल पर आप कर सकते हैं कि जिससे यह उत्पन्न हुआ है उसी का ही विरोध करता है, इसीलिए लेंज का नियम इसको नेगेटिव लगाया है, और ये लगाया था किसमें? तो लेंज के नियम में लगाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि हेनरी किसका मात्रक है? तो अगर हेनरी का अगर बात करते हैं तो हेनरी होता है जो प्रेरकत्व का मात्रक है, हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि इंडक्टेंस का चिन्ह किसका होता है? तो अगर इंडक्टेंस का बात करेगा कि इंडक्टेंस का चिन्ह क्या होता है, तो इंडक्टेंस का चिन्ह होता है एल। इंडक्टेंस का चिन्ह क्या होता है? तो एल होता है। अगर एक्स का बात करेगा तो ई होता है जो कैपेसिटर का चिन्ह होता है, कैपेसिटर का चिन्ह होता है। कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को कंट्रोल करना, और इंडक्टेंस का काम, जैसे इंडक्टेंस का काम होता है जो प्रेरकत्व कहते हैं, इसको काम होता है धारा को कंट्रोल करना, धारा को कंट्रोल करना। तो इंडक्टेंस का चिन्ह हो गया एल, और कैपेसिटर का चिन्ह होता है क्या? तो एक्स होता है, या इसको सी भी हम कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बताइए कि इंडक्टेंस की इकाई क्या होता है? तो अभी जस्ट आपको हम बताए थे कि इंडक्टेंस का इकाई क्या होता है, तो हेनरी होता है, इंडक्टेंस का हेनरी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न बोला है कि 2 मीटर व्यास की एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में से 100 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बोला 2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में से 100 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन एम्पियर। दोस्तों बता देते हैं कि इसका सोल्यूशन है जो बहुत लंबा है, हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका सीधे आंसर याद कर सकते हैं कि प्रीवियस में ही पेपर ही बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति होती है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति होती है। तो आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति जो होता है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है। हम कह सकते हैं कि किसके बराबर होती है? तो प्रकाश की गति के बराबर होती है। लेकिन आपसे क्या प्रश्न में बोला गया है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति होता है जो रेडियो तरंग में गामा किरणें तक बढ़ती है। तो ये बताइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो गति होता है वो रेडियो तरंग से गामा किरणें तक बढ़ती है, रेडियो तरंगे से गामा किरणें तक बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि रेडियो तरंगे से गामा किरणें तक बढ़ती है। आपको पता है कि हम बताएं कि गायपत्री असुरेदी, गायपत्री असुरेदी। अभी बताइए इस तरफ आइएगा तो गामा के आपको पता है कि गामा जो होता है उसका विकिरण बहुत ज़्यादा होता है, गामा रेंज छोड़ता है उसका विकिरण ज़्यादा होता है। तो ये बताइए यहाँ रेडियो तरंग हो गया, तो रेडियो तरंगे से गामा की तरफ जाइएगा तो इसका क्या होगा? तो किरणें तक बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें कहा गया है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की चुंबकीय सुई छोटी होती है बल्कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। बोला है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की चुंबकीय सुई छोटी होती है बल्कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो केंद्र के समान और छोटा होता है, केंद्र के समान और छोटा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित क्या होती है? तो आपको हम बताए थे कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग होता है और प्रकाश की गति जो होता है वो दोनों बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की गति की अगर बात करेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो दोनों की गति क्या होता है? तो बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि पूर्ण रूप से संतृप्त विद्युत चुंबक के चुंबकीय अभिवाह को बढ़ाया जा सकता है। बोला है कि पूर्ण रूप से संतृप्त विद्युत वाहक या विद्युत चुंबक की चुंबकीय अभिवाह को बढ़ाया जा सकता है तो वर्तनों की संख्या बढ़ाकर, वर्तनों नहीं है ये जिसे कि हम कह सकते हैं टर्नों की संख्या बढ़ाकर, टर्नों की या फेरों की संख्या बढ़ाकर चुंबकत्व का प्रवाह बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है। जब यह किसी भी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी। बोला है कि एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है। तो ये बताइए कि हम मानते हैं कि दक्षिण हस्त का नियम आप पढ़े होंगे, तो इस तरीका से ऊपर जो जाता है वो धारा की दिशा को बताता है, और एक चौबगल जो इस तरीका से बनता है वो किसको बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तो हम कह सकते हैं कि धारा को बता सकता है, यही चुंबकीय बल को बताता है, बल को बताता है। तो वही बोला कि एक धनावेशित जो ऊपर की ओर चल रहा है और जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा की ओर है में प्रवेश करता है तो बल की दिशा किस दिशा में होगा। ये बताइए, बल की दिशा दक्षिण हस्त से निकालिएगा तो किस साइड में चल जाएगा, तो पश्चिम दिशा में चल जाएगा। बल की दिशा किस साइड चल जाएगा, तो पश्चिम दिशा के चल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक परिनालिका, बोला है कि एक परिनालिका से स्थिर धारा प्रवाहित होती है। अगर एक कच्चे लोहे की गुटके कुंडली के रूप में डुबा दिया जाए तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। बोला है कि एक परिनालिका से स्थिर धारा प्रवाहित होती है, अगर एक कच्चे लोहे के गुटके कुंडली के रूप में डुबा दिया जाए तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। आपको पता है कि जैसे कि जब परिनालिका बनाइएगा तो इस तरीका से मानते हैं परिनालिका बनाए और इस पर अगर फेरों की संख्या बढ़ा दीजिएगा तो ये परिनालिका हो गया। और इसमें अगर मानते हैं कि कोई गुटका डाल देते हैं जो लौह पदार्थ है तो वो भी चुंबकित होगा। तो ये बताइए कि ये भी चुंबकित अगर होगा तो इसका चुंबकत्व क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होते हैं। तो हम जस्ट अभी आपको हम बताए थे कि गा ए पद्री असु रेदी, गाए पद्री असु रेदी, गाय पद्री असु रेदी। हम बताए थे कि इस तरफ जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, इस तरफ जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, और इस तरफ आइएगा तो आवृत्ति घटेगा, अति आवृत्ति बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगा, आवृत्ति क्या होगा, तो बढ़ेगा। अब ये बताइए कि देखिए बोला है कि चुंबकीय तरंगदैर्घ्य अधिकतम है, तो इस तरफ से देखिए दृश्य तरंग हो गया, ये दृश्य हो गया तो दृश्य ऑप्शन में नहीं है। रेडियो तरंग, तो रेडियो तरंग भी ऑप्शन में नहीं है, ये हो गया रेडियो तरंग। ये बताइए सूक्ष्म तरंग, तो सूक्ष्म तरंग भी ऑप्शन में नहीं है। ये ऐसे हो गया अवरक्त किरणें, तो देखिए अवरक्त किरणें ऑप्शन में है, तो सबसे ज्यादा अवरक्त किरणें का इंफ्रारेड का क्या होगा, तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। ये गा से गामा हो गया, आपको हम बता देते हैं। जैसे गाय पद्री असु रेदी का अगर बात करेगा तो ग से गामा हो गया, ए से एक्सरे हो गया, प से परावैंगनिक किरण हो गया, द से दृश्य किरण हो गया, अवरक्त किरण हो गया, सूक्ष्म तरंग हो गया, रेडियो तरंग हो गया और दीर्घ तरंग हो गया। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अवरक्त का सबसे ज्यादा है, अवरक्त सबसे कम पूछेगा तो गामा का, फिर आवृत्ति सबसे ज्यादा पूछेगा तो गामा का। तो ये देखिएगा, जब आवृत्ति ज्यादा होगा तो तरंगदैर्घ्य कम होगा, और जब तरंगदैर्घ्य कम होगा तो आवृत्ति ज्यादा होगा। तो इसलिए हम बोले थे कि इस तरफ जाइएगा तो आवृत्ति बढ़ेगा, और इस तरफ आइएगा, अति मार्क करिएगा, इस तरफ जाइएगा तो आवृत्ति घटेगा, और इस तरफ आइएगा तो आवृत्ति बढ़ेगा। उसी तरीके से इस तरफ जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, और इस तरफ आइएगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा। तो सबसे ज्यादा अगर तरंगदैर्घ्य का बात करेगा तो किसका है, तो ऑप्शन के हिसाब से किसका है, तो अवरक्त किरणें का है। लेकिन सबसे ज्यादा बोलेगा तो रेडियो तरंग भी होता है, लेकिन ऑप्शन में रेडियो तरंगे नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का अगर बात करिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का अगर हम बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का बात करेगा तो दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो दोनों को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक भी हम बताए थे, तो इसका क्या होता है, तो टेस्ला होता है। और सीजीएस मात्रक बोलेगा तो सीजीएस मात्रक गॉस होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। और एक टेस्ला बराबर बोलेगा कि एक टेस्ला बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 4 गॉस होता है, 10 के पावर 4 गॉस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है। तो हम बताए थे कि कोई भी मैग्नेट को अगर लटकाइएगा या चुंबकीय सुई मैग्नेट से ही बनाया जाता है, तो चुंबकीय सुई को किस तरफ संकेत करता है, तो उत्तर और दक्षिण तरफ लटक जाता है, तो उत्तर की ओर संकेत करता है, उत्तर की ओर संकेत करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 232 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि एक ऊर्ध्वाधर तार धारा को ऊपर की ओर वहन करती है। एक ऊर्ध्वाधर तार धारा को ऊपर की ओर वहन करती है। तार के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अब तार के लिए उत्तर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा का आपका बात किया है, तो आपको पता है कि दक्षिण हस्त का नियम जब लगाइएगा तो अंगूठा है जो धारा की दिशा को बताता है, और धारा की दिशा जो बता रहा है कि ऊपर की ओर वहन करती है, धारा की दिशा ऊपर की ओर वहन करती है।
तो धारा की दिशा अगर ऊपर की ओर वहन करेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा निकल के आएगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको होगा कौन सा, तो पश्चिम की ओर होगा। जिसे देखिएगा, जिसे एक हिसाब से जब धारा को दिशा जब लीजिएगा पेन हाथ में, तो ये जो अंगूठा दिखाएगा वो धारा का दिशा, चारों जो अंगुली दिखाएगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो जाएगा जब धारा को ऊपर करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र किसको बताएगा, तो वो पश्चिम की ओर दिखाएगा। ठीक, पश्चिम की ओर दिखाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये बताइए, ये धारा की दिशा हो गया। अब धारा की दिशा होगा तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जब ये इस ऊपर में रहेगा, ऊपर की ओर धारा प्रवाहित होगा, तो ये बताइए पश्चिम की ओर जाएगा। हम कह सकते हैं कि ठीक पश्चिम की ओर, कौन सा, तो ठीक पश्चिम की ओर जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक स्थान पर चुंबकीय गति 30 डिग्री और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक 0.6 गॉस है तो उस स्थान पर ऊर्ध्व घटक क्या है। बोला है कि यदि एक स्थान पर चुंबकीय गति 30 डिग्री और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.6 गॉस है तो उस स्थान पर ऊर्ध्व घटक क्या होगा। तो ऊर्ध्व घटक अगर बात करिएगा तो इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि तांबे के एक बंद छल्ले को क्षैतिज रूप में रखा गया है और इससे होकर एक क्षण चुंबक लंबवत गुजरते हैं तो छल्ले से होकर गुजरते समय चुंबक का त्वरण क्या होगा। बोला है कि तांबे के एक बंद छल्ले को क्षैतिज रूप में रखा गया है, क्षैतिज रूप में रखा गया है और इससे होकर एक क्षण चुंबक लंबवत गुजरता है तो छल्ले से होकर गुजरते समय चुंबक का त्वरण क्या होगा। तो चुंबक का जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय जन त्वरण से कम होगा, गुरुत्वीय जन त्वरण से कम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अज्ञात विकिरण के निम्नलिखित गुण क्या है। बोला है कि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अज्ञात विकिरण के निम्नलिखित गुण बताना है। इसमें 1 और 2 दिया गया है कि उनके तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी है और वह 0.0 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, और दूसरा बोला है कि वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पथ से विचलित नहीं किया जाता है। तो कौन सा विकिरण उपयुक्त विशेषताओं से युक्त है। 4 गो ऑप्शन जिसमें दिया गया है, कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों को फुलफिल करता है। तो ये बताइए कि हम बताए थे कि एक फॉर्मूला याद रखेगा, ट्रिक याद रखेगा, गाय पद्री असुरेदी, असुरेदी लिख लीजिएगा, गाय पद्री असुरेदी। तो हम बताए थे कि जब इस तरफ आइएगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा और इस तरफ जाइएगा तो आवृत्ति बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा कम तरंगदैर्घ्य किसका है, तो गामा के है। उसके बाद कौन सा है, तो एक्सरे है। तो ये बताइए कि एक्सरे ऑप्शन में दिया गया है तो इसी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य, इसी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य भी है और विद्युत चुंबकीय या विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पथ से विचलित नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो गया, तो एक्सरे हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में जो कहा गया है कि किसी बंद सतह और सतह के अंदर घिरे हुए शुद्ध आवेश द्वारा अभिवाह के संबंध में नियम स्थापित करता है। बोला है कि किसी बंद सतह और सतह के अंदर घिरे हुए शुद्ध आवेश, सतह के अंदर घिरे हुए शुद्ध आवेश के अभिवाह मतलब प्रवाह के संबंध को क्या बताता है, तो गॉस को बताता है। किसको बताता है, तो गॉस को बताता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र का अगर बात करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र का ये साई मात्रक जो होता है वो होता है टेस्ला। क्या होता है, तो टेस्ला। और टेस्ला का अगर चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक का अगर बात करेगा तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो गॉस होता है। सीजीएस मात्रक गॉस। और एक टेस्ला का अगर बात करेगा कि एक टेस्ला बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है, 10 के पावर 4 गॉस के। तो वही बोला कि किसी भी बंद सतह और सतह के अंदर घेरे हुए शुद्ध आवेश के अभिवाह के संबंध नियम स्थापित होता है किस पर, तो गॉस पर स्थापित होता है। तो अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि दो चुंबक के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो दोनों चुंबक के बीच आकर्षण उनके मूल मान की तुलना में क्या होगा। जैसे ये बताइए, दो चुंबक लेते हैं तो ये बताइए कि एक मैग्नेट, जैसे एक चुंबक की प्रबलता हम m मानते हैं और एक चुंबक की प्रबलता m2 मानते हैं। ये हो गया m1, ये हो गया m2। इनके बीच की दूरी कितना है, तो d है। इनकी बीच की दूरी क्या है, तो d है। तो यहाँ जो दोनों चुंबक के बीच लगने वाले जो आकर्षण या विकर्षण बल जो होता है वो F जो होता है वो म्यू नोट बटा 4 पाई m1
m2 बट्टा r स्क्वायर होता है। अब d को हम r भी कह सकते हैं, तो वही है d कह लीजिए या r कह लीजिए। तो ये आपको डायरेक्टली फार्मूला हो गया आकर्षण या विकर्षण का गुण, म्यू नॉट बटा 4 पाई m1 m2 बटा r स्क्वायर। अब यहाँ से आपको ये भी पता है कि f जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 का, और f होगा जो व्युत क्रमानुपाती किसका होगा, तो d स्क्वायर बीच की दूरी का होगा। तो ये बताइए कि बोला है कि दो चुंबक के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है, तो बीच की दूरी को आधा करिएगा तो इस कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो दोनों चुंबक के बीच आकर्षण क्या होगा, तो इस सारा कांस्टेंट है, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, तो ये लगाना है। अब बीच की दूरी आधा कर दीजिएगा तो एफ जो नया निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो 1 बटा बीच की दूरी 1/2, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ये 4 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 गुनी होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जिस कैंडिडेट को अगर बेसिक से जानना है तो बेसिक से भी हम आपको बता देते हैं, समझिएगा। आपको ये बताइए कि एफ जो पूरा एफ जो दिया हुआ है, एफ जो दिया हुआ है वो म्यू नोट 4 पाई m1 m2 बट्टा r स्क्वायर है। अब ये बताइए कि नया में क्या बोला है कि नया जो आकर्षण बल होगा वो म्यू नोट बटा 4 पाई वही होगा, म्यू नोट बटा 4 पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा m1 m2 बट्टा r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर करिएगा। अब इसी के साथ जब आगे देखेगा तो एफ जो नया निकल के आएगा वो म्यू नोट बटा 4 पाई। ये बताइए कि 2 दूनी 4 अगर यहाँ करेंगे तो m1 m2 तो वही रहेगा, m1 m2 बट्टा r/4, r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। 4 जब ऊपर जाएगा तो नया जो एफ निकल के आएगा वो म्यू नोट बटा 4 पाई m1 m2 बटा r स्क्वायर गुने 4। अब ये बताइए, यहाँ से देखिएगा, इसको देखिएगा गौर से कि एक इक्वेशन जो फर्स्ट आप लाए हैं ए वाला, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा तो देखिए सेम है। तो जो नया एफ जो निकल के आएगा, नया जो एफ निकल के आएगा एफ का 4 गुना निकल के आए, तो हम कह सकते हैं कि कितना गुना बढ़ गया है, तो 4 गुना बढ़ गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक चल कुंडलन यंत्र में कुंडलन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि, ऐसा इसलिए किया जाता है क्यों। बोला है कि एक चल कुंडलन यंत्र में कुंडलन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके विक्षेप को इसकी धारा के समानुपाती होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इसका विक्षेप जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। विक्षेप का मतलब हो गया जो विक्षेप हो गया, विक्षेप हो गया जो धारा के क्या हो गया, तो समानुपाती हो गया, धारा के समानुपाती हो गया, इसलिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा दोस्त, बता देते हैं कि जो भी कैंडिडेट ट्रेड का क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको 75 क्वेश्चन में आपको 27 ही क्वेश्चन लाना है। आप टारगेट करिएगा 35 लाने का, और ज्यादा इसको डीप में जाने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ कैंडिडेट का कहना ये भी होगा कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल है जो आप स्किप कर दे रहे हैं, तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल है जो आपको स्किप करना ही पड़ेगा। आप इसमें 70 नंबर लाके या 60 नंबर लाने में कोई भी फायदा नहीं है। जो भी फट लगाना है पार्ट टाइम में लगाइए, यहाँ सिर्फ पासिंग मार्किंग लाइए, 30 या 35 टारगेट रखिए, और जो भी फट लगाना है पार्टी में लगा सकते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में जो दिया गया है, कहा गया है कि यदि कोई भी धारा वामावर्ती दिशा में प्रवाहित हो तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता क्या होगी। बोला है कि यदि कोई भी धारा है जो वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता क्या होगी। तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता कौन सा होगी, तो दक्षिणी ध्रुव होगी। नजदीकी ध्रुव की जो ध्रुवता होगी कौन सा होगा, तो दक्षिण ध्रुव होगी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की ध्रुवण प्रक्रिया से यह साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो बोलता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की ध्रुवण मतलब पोलराइजेशन प्रक्रिया से यह साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो एक ज्वायक्रिय है। कौन सा, तो ज्वायक्रिय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि अस्थायी चुंबक का परीक्षण किया जाता है। अस्थायी चुंबक का परीक्षण का अगर बात करेगा तो आपको पता है कि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, तो स्टील का बना होता है। स्टील कह लीजिए या इस्पात कह लीजिए, इस्पात का बना होता है। तो अस्थायी चुंबक होता है जो इस्पात का बना होता है, और इसको परीक्षण करने के लिए पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत परिपथ का हम प्रयोग करते हैं। पारस्परिक
प्रेरकत्व वाला एक विद्युत परिपथ का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत परिपथ का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा इस सीधा न्यूमेरिकल दिया और इसका जो सोल्यूशन है बहुत लंबा है, इसलिए इसका हम डायरेक्ट ऑप्शन ही बताएंगे आपको, क्या कि इसका सोल्यूशन यहाँ करना पॉसिबल नहीं है। अगर देखिएगा इसमें बोला है कि एक इंडक्शन कॉइल का अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक 5H है, प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पीयर से 10 के पावर -3 सेकंड में शून्य हो जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। बोला है कि एक इंडक्शन कॉइल का अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक 5H है और प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पीयर से 10 के पावर -3 सेकंड में शून्य हो जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो 25,000 वोल्ट होगा, 25,000 वोल्ट होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी प्रेरण कुंडली के चक्रों की संख्या और क्रोडों की लंबाई दोनों ही दुगनी कर दी जाए तो इसका स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस हो जाता है। बोला है कि किसी भी प्रेरण कुंडली के चक्रों की संख्या और क्रोडों की लंबाई दोनों ही 2 गुनी कर दिया जाता है, तो इसके स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा क्या हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली इंगित करती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली का बात करेगा तो तर्जनी अंगुली है जो चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है। अगर बात करेगा तंजनी है जो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। मध्यमा का अगर बात करेगा तो मध्यमा जो होता है वो धारा को बताता है, मध्यमा होता है जो धारा को बताता है, और अंगूठा होता है जो बल को बताता है। अंगूठा होता है जो बल या गति को बताता है, तो अंगूठा बल या गति को होता है, चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी को बताता है, और धारा है जो माध्यम को धारा मध्यम या मध्यम अंगुली होता है जो धारा को या ईएमएफ धारा या ईएमएफ को बताता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक विद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। बोला है कि एक विद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। तो स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है जब कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जैसे बोला है कि एक विद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है कब, जब कुंडली से जुड़ी फ्लक्स में परिवर्तित होता है। समझिएगा, जैसे ये बताइए कि ईएमएफ जो होता है वो -n d∅dt होता है, d-n d∅dt होता है। अब फाई का अगर बात करेगा तो फाई है जो फ्लक्स है, फाई है जो फ्लक्स है, और फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, तो वेबर होता है। क्या होता है, तो वेबर होता है। अब समझिएगा फ्लक्स आता कहां से, तो ये ले लीजिएगा नॉर्थ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, और इसमें से जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो मैग्नेट जाता है, चुंबकीय क्षेत्र जाता है, चुंबकीय बल रेखाएं जाता है, और इसी को कोई भी चालक तार इसको काटता है, तो यहीं से क्रिएट होता है कौन सा, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का, ये जो हो गया, इसी के समूह को हम क्या कहते हैं, तो फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं के समूह को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। और बोला था फैराडे ने कहा था कि जब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ये बताइए यहाँ जब ये घूरेगा तो ये फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला कौन सा हो गया, -n d∅dt। ये फाई हो गया कोची, तो फ्लक्स हो गया। और एक जो स्टेटमेंट कौन दिया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था, तो फैराडे साहब ने दिया था, फैराडे ने दिया था। और फैराडे ने कहा था कि जब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ मतलब धारा का ही बात कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जब कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन हो। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आपको पता है कि फ्लेमिंग का अगर बाएं हाथ का नियम का बात करेगा तो फ्लेमिंग ने 2 लॉ दिया था। फ्लेमिंग का 2 नियम होता है, एक दायां हस्त होता है दायां, और एक होता है बायां। तो फ्लेमिंग का दायां हस्त तो बायां हस्त। दायां में अगर बात करेगा तो दायां पर कौन काम करता है, तो जनरेटर काम करता है, जनरेटर। और बायां पर अगर बात करेगा तो इस पर कौन काम करता है, तो मोटर काम करता है। अब इसमें आपको पता है कि अंगूठा अगर बात करेगा तो अंगूठा किसको बताता है, तो अंगूठा है जो बल या गति को बताता है, बल या गति को बताता है। फिर इसी में अगर बात करेगा कि जो तर्जनी होता है वो तर्जनी किसको बताता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। और अगर बात करेगा मध्यमा का अगर बात करेगा तो मध्यमा है जो धारा को बताता है, धारा या ईएमएफ को बताता है, धारा या ईएमएफ को बताता है। इसी तरीका से यहाँ भी जनरेटर में भी होता है, जो अंगूठा होता है, अगर यहाँ अंगूठा का अगर बात करिएगा तो अंगूठा भी बल को बताता है,
अंगूठा, अंगूठा जो हो गया, अंगूठा हो गया जो बल को बताता है या गति को, गति। ये बताइए कि मध्यमा हो गया जो, मध्यमा जो धारा या ईएमएफ को बताता है, धारा या ईएमएफ को बताता है। और यहाँ अगर तर्जनी का बात करेगा तो तर्जनी है जो किसको बताएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। अभी दोनों में अंतर कुछ ही है कि जनरेटर होता है जो आउटपुट में क्या निकलता है, तो धारा निकलता है, और इनपुट लेता क्या है, तो इनपुट में यांत्रिक ऊर्जा लेता है, चाहे तो हाथ से चला दीजिए या उससे विद्युत देके घुमा दीजिए, बस घुमाना है। मोटर जो आउटपुट निकालता है, आउटपुट निकालता है कौन सा, तो बल निकालता है या गति करवाता है। जैसे पंखा देखेगा कि इसमें यांत्रिक क्या होता है, तो विद्युत, यांत्रिक से विद्युत में हो जाता है। यांत्रिक से ये गति मोटर के किस पर कम करता है, जैसे जनरेटर हो गया या डायनेमो हो गया, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत में करता है। उसी तरीका से मोटर होता है जो विद्युत से यांत्रिक देता है। तो मोटर में अगर बात करेगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा, तो आपको आउटपुट में बल या गति मिलेगा, बल या गति मिलता था, पंखा नचने लगता है। और जनरेटर में क्या होता है कि उसको पहले यांत्रिक आपको देना पड़ेगा, तब उस जाता है विद्युत में, तब आपको मिलेगा क्या चीज, तो आउटपुट में धारा मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर सी होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक के ले जाने वाली धारा की गति को बताता है। किसको बताता है, तो धारा की दिशा को बताता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम क्या बताएं कि मोटर होता है जो आउटपुट क्या देता है, तो बल या गति देता है, इतने पॉइंट याद रखेगा। और जनरेटर होता है जो आउटपुट क्या देता है, आउटपुट क्या देता है, तो धारा या ईएमएफ देता है, धारा या ईएमएफ देता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्रोड का अगर बात करेगा तो क्रोड के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो मृदु लोहा का उपयोग करते हैं। एक होता है क्रोड और एक होता है क्वाइल, याद रखिएगा। क्वाइल जो बना होता है वो कॉपर के बना होता है, या क्वाइल हम कह सकते हैं कि तांबा का भी बना होता है, या कहीं कि सिलिकॉन इस्पात का भी दे देता है, सिलिकॉन इस्पात का भी होता है जो क्वाइल बना होता है। लेकिन क्वाइल बना होता है मेन क्या है, तो मेन इसका होता है, तो मारिएगा तांबा का बना होता है। क्वाइल किसका बना होता है, तांबा का। लेकिन अगर क्रोड दे देगा तो क्रोड जो बना होता है वो मृदु लोहा का बना होता है। क्रोड किसका बना होता है, तो मृदु लोहा का बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है, तो अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तो क्या होगा, तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तर ध्रुव होगा। प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तर ध्रुव होगा, समझिएगा। जैसे ये बताइए कि ये एक मैग्नेट ले लीजिए, और ये मैग्नेट में ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब इसको दो भागों में तोड़िएगा। अगर बात करते हैं कि यहाँ से अगर इसको दो भागों में अगर काटते हैं तो दो भागों में काटला के बाद ये फिर नॉर्थ जनरेट होगा नया, और ये हो जाएगा साउथ। तो वही बोला गया है कि जब अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में हम तोड़ते हैं तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव बनेगा। तो देखिए एक दक्षिण ध्रुव बन गया और एक उत्तरी ध्रुव होगा। देखिए एक उत्तरी ध्रुव हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबक क्षेत्र से होकर गुजरती है तब क्या होता है। बोला है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो क्या होता है, तो वेग और ऊर्जा नियत रहता है उस समय। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो वेग और ऊर्जा नियत होती है उस समय, वेग और ऊर्जा नियत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सूत्र में किसके सिद्धांत दिया गया है। जैसे ये सूत्र जो दिया गया है किसका सिद्धांत है, तो इस सूत्र में हम बताए थे कि ये जो सिद्धांत होता है वो लेंज का नियम पर होता है। और ईएमएफ बराबर, ये भी हम बताए थे कि ईएमएफ बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी जो होता है वो डी टी होता है। ये निगेटिव जो बताता है, और निगेटिव ये बात तो बताता है कि जिससे ये उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है, मतलब जिससे ये पैदा हुआ है उसी का विरोध करने के कारण इसका निगेटिव साइन लेते हैं। और ये साइन किसका, ये फॉर्मूला किसका, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, तो लेंज का नियम का, लेंज के नियम का है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकन बल हटा लेने के बाद किसी पदार्थ में अवशेष रह चुंबकत्व क्या कहलाता है। जैसे चुंबकन बल हटा लेने के बाद भी किसी पदार्थ में अवशेष रहा चुंबकत्व क्या कहते हैं, तो अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। इसे देखिएगा, एक होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक।
अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक होता है जो हमेशा के लिए रह जाता है, जैसे कोई भी मैग्नेट एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल आएगा तो ये हो गया हमेशा के लिए। लेकिन कोई भी चालक तार से अगर विद्युत गुजारिएगा तो उसके चारों बगल मैग्नेट जनरेट होता है, चारों बगल मैग्नेट जनरेट होता है। ये बात किसने बताया था? तो एचसी और स्टेट साहब ने बताया था। एचसी और स्टेट साहब ने बताया था कि किसी भी चालक तार से अगर विद्युत गुजारा जाता है तो उसमें चारों बगल मैग्नेट जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। ठीक है, तो ये बताइए कि इसमें से अगर हम मानते हैं कि इसको हटा लेंगे, फिर भी थोड़ा समय के लिए अगर इसका अवशेष रह जाता है, उसी को हम बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या बोलते हैं? इस तो ये तो परमानेंट हो गया, अस्थाई चुंबक परमानेंट हो गया। लेकिन ये जो अस्थाई हो गया, जो जब विद्युत दीजिएगा तो उसमें मैग्नेट जनरेट होगा और विद्युत जब हटा लीजिएगा तो मैग्नेट समाप्त हो जाएगा। ये कुछ देरी के लिए कुछ कुछ उसका प्रभाव रह जाता है, उसी को बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन एक चुंबक के गुण नहीं है? निम्न में से कौन एक चुंबक का गुण नहीं है? तो चुंबक का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका चुंबक अगर गुण करिएगा तो हम डायरेक्ट आंसर पर जाते हैं कि उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि असमान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित और समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो यही चुंबक का गुण नहीं। अब समझिएगा, ये तीन को ऑप्शन सही है कि जब मुक्त रूप से लटकाया जाता है चुंबक तो पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण में लटक जाता है, ये आपको भी पता है। फिर बोला है कि इर्द गिर्द चुंबक पदार्थ में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न होता है। जस्ट आपको बताया कि कोई भी चालक तार में से विद्युत गुजारिएगा तो इसका इर्द गिर्द मैग्नेट जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। तो ही बोला है कि इर्द गिर्द चुंबकीय पदार्थ में प्रेरण चुंबकत्व उत्पन्न होता है। अगले में बोला है कि आयरन और स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है। बोलता है कि आयरन और स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, तो ये भी सही है। अब सी गलत है, वो हम आपको बताते हैं कि क्यों गलत है, समझिएगा। जैसे ये बताइए, बोला है कि असमान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित और समान ध्रुव आकर्षित करता है, तो ये गलत दिया गया है। जैसे ये बताइए कि एक मैग्नेट हम ए ले लिए और एक मैग्नेट हम ए ले लिए, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल तो ये हो गया साउथ पोल। इसी तरीके से ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ये जब ये दोनों को सटाइएगा तो ये दूसरे को आकर्षित करेगा, ये दूसरे को क्या करेगा? तो आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि ये बताइए एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जब असमान ध्रुव रहता है तो आकर्षित करता है। और वही एक मैग्नेट यहां लेते हैं, एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। एक सेकंड, इसे देखिए, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ। एक मैग्नेट लिए जो ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। अब ये देखिए, समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो विकर्षित होता है। तो समान ध्रुवों के बीच विकर्षित होता है, लेकिन यहाँ उल्टा बोला है, असमान ध्रुवों के बीच आकर्षित। विकर्षित बोलता है, गलत है, यहाँ आकर्षित होना चाहिए। तो समान ध्रुवों के बीच विकर्षित होता है और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षित होता है। समान ध्रुवों के बीच क्या होगा? तो यहाँ समान ध्रुव है तो यहाँ विकर्षित होगा, यहाँ विकर्षित हो जाएगा। और यहाँ असमान ध्रुव है तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो गलत दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा नियम बतलाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स में लीकेज के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। बोला है कि कौन सा नियम बतलाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है वो फ्लक्स में लीकेज के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो ये किसने बताया था? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के द्वितीय नियम में बताया गया था। प्रथम नियम का अगर बात करेगा तो प्रथम नियम में ये बताया था कि ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? तो फाई का होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई का होता है। ये हम कह सकते हैं कि जो फैराडे साहब ने कहा था कि जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। फर्स्ट नियम में बोला था कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ये बोला गया था फर्स्ट नियम में। अब फ्लक्स कैसे कटेगा? तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकला। अब यहाँ से एक चालक हम लगाएंगे और एक चालक के माध्यम से जब ये जो घूमेगा तो ये बताइए कि यहाँ जब चुंबकीय फ्लक्स जब कटेगा यहाँ तो क्या जनरेट होगा? तो ईएमएफ जनरेट होगा। अब दूसरा नियम में ये फॉर्मूला दिया कि ईएमएफ बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। समझिएगा, माइनस उस समय नहीं था, एन डी फाई बाई डी टी दिया था, माइनस लगाया था लेंज के नियम में। ठीक है, तो ये बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के में बताया था परिवर्तन होगा। तो देखिए फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फाई है ना, तो फाई में परिवर्तन। तो ये बताइए ईएमएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई में परिवर्तन का। तो फाई 2 माइनस फाई 1 भी कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दूसरा नियम में बोला था फ्लक्स में परिवर्तन। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के द्वितीय नियम में कहा गया था कि विद्युत वाहक बल परिभाषा फ्लक्स लीकेज में परिवर्तन का दर। परिवर्तन के बारे में किसके बारे में बोला गया था? तो फैराडे ने द्वितीय नियम के बारे में बताया था कि जब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा।
और कैसे ईएमएफ जनरेट होगा, तो जब इसको नचाइएगा चालक को तो क्या होगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स के माध्यम से यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर निम्नलिखित पर आधारित होता है। बोला कि सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर किस पर आधारित होता है, तो फैराडे के नियम पर होता है। आपको हम बताए थे कि प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था, तो दिया था फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत दिया था फैराडे ने, और फैराडे ने कहा था कि जब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ बराबर याद रखेगा एन डी फाई बाई डी टी होता है, डी फाई बाई डी टी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का लोहे के कोर में संतृप्तिकरण होने को क्या कहते हैं। जैसे लोहे के कोर में जो संतृप्तिकरण होता है उसे हम हिस्टेरिसिस क्षति कहते हैं, हिस्टेरिसिस क्षति कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हिस्टेरिसिस क्षति होता है कि कोई भी जैसे मशीन को अगर जो विद्युत से चलता है उसको बार बार जैसे क्या करिएगा, तो विद्युत को अप डाउन करते रहिएगा, काटिएगा दीजिएगा, काटिएगा दीजिएगा, तो उसी में होता है हिस्टेरिसिस क्षति। सिंपल कह सकते हैं कि बंद चालू अगर बेर बेर करेगा तो उसमें क्या होगा, तो हिस्टेरिसिस क्षति होगा। और उसी में बोला कि लोहे के कोर में क्या होता है, संतृप्तिकरण होने के कारण हिस्टेरिसिस क्षति होता है। अगले प्रश्न कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी d है तो उनके मध्य बल किसके समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होगा। आपको पता थे कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो चुंबकीय प्रबलताओं के गुणनफल का, और F व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, तो ये गलत है। ये बताइए कि डी स्क्वायर के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है। ये सही है। एक सेकंड, ये जो हम दिए गए हैं, एक मिनट, आपको हम क्या बताएं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 और M2 का, और F व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये बताइए डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानीय समानुपाती होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें दिया गया है जो सत्य है। तो सत्य का अगर बात करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होता है, यही सत्य है। मैग्नेटिक एक फ्लक्स का हम बताए थे कि फ्लक्स का इकाई क्या होता है, वेबर होता है। और सीजीएस मात्रा का अगर बात करेगा तो सीजीएस मात्रा किसका क्या होता है, तो मैक्सवेल होता है। सीजीएस मात्रा क्या होता है, तो मैक्सवेल होता है। और ये बताइए कि फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है, तो वेबर होता है। एक वेबर का अगर बात करेगा तो एक वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है, 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकीय सामग्री में हिस्टेरिसिस क्षति निम्न पर निर्भर करती है। तो चुंबकीय सामग्री में अगर हिस्टेरिसिस क्षति होता है, जो हिस्टेरिसिस पास के क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, फिर उत्क्रमणीय आवृत्ति पर भी निर्भर करता है, चुंबकीय सामग्री की आयतन पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करेगा इसका फॉर्मूला क्या, तो आपको पता है कि हिस्टेरिसिस जो क्षति होता है वो के एच जो होता है वो क्या होता है, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, और इसका होता है बी एम एफ भी, BMF भी होता है। F हो गया फ्रीक्वेंसी, V हो गया वॉल्यूम हो गया, V क्या हो गया, तो वॉल्यूम हो गया। तो देखिए दोनों है जो डिपेंड है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी पर भी है और ये आयतन पर भी है। तो हम कह सकते हैं कि आवृत्ति पर भी है, आयतन पर भी है, और इसका क्षेत्र पर भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि स्थिर विद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होता है। तो ये बताइए स्थिर विद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होता है, तो कूलाम पर वर्ग मीटर होता है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ फंसेंगे किसके साथ है, तो वेबर वर्ग मीटर के साथ फंसेंगे, क्योंकि वेबर बट वर्ग मीटर भी होता है फ्लक्स का। तो अंतर यही होता है कि वेबर पर वर्ग मीटर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का होता है, चुंबकीय फ्लक्स का होता है। चुंबकीय फ्लक्स का अगर पूछेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का बोलेगा तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और अगर स्थिर विद्युत फ्लक्स घनत्व बोलेगा, विद्युत फ्लक्स घनत्व बोलेगा तो कूलाम पर वर्ग मीटर होता है, या कूलाम पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। कूलाम पर मीटर स्क्वायर बोलेगा तो विद्युत चुंबकीय का हो गया, और अगर बोलेगा कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है या मात्रा क्या होता है, तो वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है, वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि विद्युत का बारे में बोला है कि विद्युत फ्लक्स घनत्व का कूलाम बटा मीटर स्क्वायर, और बोलेगा कि चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का क्या होगा, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारण
उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करता है वह नियम कारण किससे है। बोला है कि नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारण उसका विरोध करता है। उसका क्या करता है तो विरोध करता है। किस नियम में बताए थे तो लेंज के नियम में बताए थे। आपको स्पष्ट दिखा देते हैं। जैसे एक सेकंड देखिएगा, कटा हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा है। जैसे ए बताइए, हम बताए थे कि जैसे ए हो गया नॉर्थ पोल और ए हो गया साउथ पोल और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रहा है। चुंबकीय बल रेखाएं निकल रहा है। ये चुंबकीय बल रेखाएं के पूरा समूह को ही हम क्या कहते हैं तो फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं फ्लक्स कहते हैं। अब ये बताइए कि हम लेंज का नियम में बताए थे कि जो ईएमएफ जो होता है वो ईएमएफ होता है जो -n d phi बाई dt होता है। अब ये बताइए कि यहाँ से कोई चालक अगर यहाँ से हम घुमाएंगे इस चालक को घुमाएंगे तो फ्लक्स कटेगा और फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। तो देखिए फ्लक्स कटा तो ईएमएफ जनरेट हो गया। फ्लक्स कटेगा, ये फ्लक्स में परिवर्तन दे रहा है और ये माइनस बताता है किसका विरोध का। मतलब माइनस ये कहता है कि जिससे यह उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है, इसी के कारण माइनस लगता है। और ये किसने बताया था तो लेंज साहब ने बताया था कि जिससे वह उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध किया है और वही ईएमएफ बराबर होता है -n d phi बाई dt। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये लास्ट क्वेश्चन देखिएगा मैग्नेट का। मैग्नेट में बोला एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर होता है। तो एक चुंबक का जो उदासीन बिंदु होता है वो क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है। एक चुंबक के उदासीन बिंदु कहाँ पर होती है तो या एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर क्षेत्र तीव्रता शून्य हो जाती है। क्षेत्र जो तीव्रता होती है वो शून्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां उदासीन बिंदु होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्त बता देते हैं कि हम जो बात करिएगा तो इलेक्ट्रीशियन में इस 6 चैप्टर आपको समाप्त हो चुका है। ठीक है। और जस्ट आपको जो भी रिजल्ट जैसे LPCBT 2 का जो रिजल्ट आएगा उस समय आपको हम एक में कंपाइल करके हम वीडियो बना देंगे। जैसे 2 लेक्चर हुआ तो एक ही लेक्चर में आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो उस समय आप फास्ट रिवीजन वहां से कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।